तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक को कवर करने वाले हैं एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, चला ध्यान रखना। पहला तो ये याद रखना, अर्ध मतलब होता आधा, पार मतलब पार करने, गम्य मतलब गमन करने वाला, मतलब वैसा झिल्ली जिसमें, ध्यान देगा, विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को चला पार करेगा, किंतु विलेय के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार नहीं करता, उसी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। चला रे, क्लियर। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि वैसा झिल्ली जिसमें विलायक के कण, किसके कण, विलायक के कण झिल्ली को पार कर जाते किंतु विलेय के कण पार नहीं करते हैं, उसको अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब एगो बीकर है, इस बीकर में हम लोग एक कंटेनर बना दिए हैं, इसमें पानी है और इसमें नमक और चीनी है और पानी है, तो इसमें के कण इसमें आएगा लेकिन इसमें के चीनी वाला कण इसमें एंट्री नहीं करेगा, इसी को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चलिए, अब चला पूछेगा अर्ध पारगम्य झिल्ली के एग्जाम्पल वगैरह के बताइए। तो याद रखिएगा, जानवरों के आमाशय, जानवर में के जो आमाशय होता है वो जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल। अंडे के अंदर जो छिलका होता है उसको, प्याज का जो छिलका, वो सेमी परमिएबल का एक एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है। सेल्यूलोज कॉपर फेरोसाइनाइड साइनेट मानव निर्मित है, ये मतलब लैब में इसको बनाया गया, प्रयोगशाला में। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान ये देना है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या ध्यान रखना है वो समझ लीजिए। बर्केले एवं हार्टले विधि द्वारा प्रासरण दाब का मापन, बाबू इतना इंपोर्टेंट है जिसके कोई जवाब नहीं है। ये 3 बार यानी 3 टाइम्स जो है बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है, तो ध्यान ये रखना है। बर्कले और हार्टले विधि द्वारा प्रासरण दाब का मापन। सबसे पहले चला ध्यान दो, ये एक जो है सिलेंडरिकल आकार के है, ये स्टील के है, कथी के है, ये जो है स्टील के है, और ये बीच में जो है एक सरंध्र, ठीक है, एक सरंध्र नालिका यहाँ पे लगाया गया है, और ये जो है डॉट मतलब इस तरह से मूव किया गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि इसमें छोटा छोटा छिद्र है। चला, छोटा छोटा कथी है, छिद्र है, छोटा छोटा कथी है, छिद्र है। अब ध्यान ये देना है, अब ध्यान क्या देना है वो समझ लीजिए, 1 मिनट। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर जो है ये प्रेशर है, ये वायु दाब मापक यंत्र, मतलब यहाँ पे जो है एक मीटर लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये मीटरवा में शो होगा कि इतना प्रेशर आपने अभी अप्लाई किया है। अब ध्यान देना है, यहाँ पे एक सिरा जो है केस नली का बना होता है, दूसरा जो सिरा है वो फनल, ठीक है, फनल है, और यहाँ पे मतलब मटेरियल रखेंगे और इसके माध्यम से यहाँ से निकल के, और यहाँ पे ये जो है केस नली है। तो ये केस नली क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है वो समझिए। जैसे ध्यान दिया, हमने क्या बोला कि इसमें छोटा छोटा छिद्र है, ए में, ठीक है, इसमें भी छोटा छोटा छिद्र है, तब विलायक के जो कण है वो बिलियन में प्रवेश करेगा, बिलियन में प्रवेश करेगा। तो ये केस नली जो है, इसका एक सिरा जो है मतलब ये नीचे धीरे धीरे घसकेगा, तो उस अवस्था को मतलब समय अवस्था को स्थापित करने के लिए ऊपर से कथी करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसके कारण जो है मतलब बिलियन में के जो कण है वो विलायक में नहीं प्रवेश करेगा, विलायक में कण बिलियन में प्रवेश नहीं करेगा, और फिर उस तरह से मेंशन हो जाता है। आगे देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए, ये टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कहता इस विधि में एक सरंध्र नलिका होती है, सरंध्र नलिका होती है, जिसके छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली जमी रहती है। कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली जमी रहती है। सरंध्र नलिका स्टील के पात्र में लगी रहती है। हमने पहले बोला कि स्टील के पात्र है और उसमें एगो पिस्टन पी और दाब मापक यंत्र लगा रहता है। सरंध्र नली के एक सिरे पर हमने बोला था कि सरंध्र नली के एक सिरे पर थिसेल फनल लगल रहता है और दूसरे नली पर केस नलिका लगी रहती है। शुद्ध जो विलायक है वो सरंध्र नलिका से विलयन के स्टील के पात्र में भर जाता है।
पहले हम बोले हैं कि विलयन में कण जो है प्रवेश करता है विलायक के। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है आगे क्या, प्रासरण के कारण विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलकर विलयन में क्या करता है, प्रवेश करता है, और जिसमें केश नली में, कौन नली में, केश नली में विलायक के तल केश नली के नीचे की ओर गमन करने लगती है। अब केश नली में जब नीचे की ओर गमन करेगा तो केश नली में जो विलायक के कण प्रारंभिक स्थिति में रखने के लिए तो विलयन पर पिस्टन द्वारा क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, और जैसे ही विलयन पर बल लगाएंगे बाबूरे तो क्या होगा, प्रासरण, ध्यान देगा, प्रासरण को रोक देगा, प्रासरण को क्या करेगा, रोक देगा। आगे क्या कहता है वो समझ लीजिए, प्रासरण को रोक देता है। रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक दाब, मतलब विलायक में के कण जो है विलयन में जो प्रवेश कर रहा था तो उस पर आवश्यक मतलब कितना दाब लगाएंगे कि विलयन में प्रवेश नहीं करेगा, तो कहता है प्रासरण होता है जिसे हम लोग माप, ध्यान दिया, जिसे हम माप कर ज्ञात कर लेते हैं। एकदम इतना इंपॉर्टेंट चला कि इसकी आप कल्पना जो है नहीं कर सकते हैं। हम इस बात को क्यों कह रहे हैं बाबू, इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है और प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बर्कले और हार्टले विधि के लाभ क्या है। सबसे पहले बाबू ध्यान रखना, इसमें बहुत कम समय लगता है, समया जो है कम लगता है। आगे कहता है समयावस्था शीघ्र स्थापित कर लेता है, समयावस्था को शीघ्र स्थापित कर लेता है, समय कम लगता है, समयावस्था को शीघ्र स्थापित कर लेता है। सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फटने पर भय, ध्यान दे, फटने का भय नहीं होता है, फटने का क्या नहीं होता, भय नहीं होता। काफी उच्च दाब यानी 150 ATM नापा जा सकता है, ये इसका कथी है, प्रॉफिटेबल है। अब प्रासरण दाब के नियम, पहला नियम बॉयल वन ठफ का नियम। बॉयल कहता है, ध्यान दीजिएगा, बॉयल जब कहता है तब्बा क्या होगा, स्थिर होगा, एकदम फिक्स है। देखिएगा ताप स्थिर होगा, बॉयल पर ताप क्या होता है, स्थिर होता है। हमने पहले ही बोला, कहता स्थिर ताप पर तनु, किसी तनु विलयन का जो प्रासरणी दाब होगा वो विलयन के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता चला, सीधा समानुपाती। ध्यान दे, स्थिर ताप पर, ताप स्थिर हो। आगे कहता किसी तनु विलयन, कौन विलयन, तनु विलयन का जो प्रासरणी दाब चला वो सांद्रण के समानुपाती यानी मोललता के सीधा समानुपाती होता है। अब कैसे वो समझ लीजिए, ऐसे पाई, किसी तनु विलयन के प्रासरणी दाब को पाई से, प्रासरणी दाब को पाई से, और उसके विलयन की मोललता यानी सांद्रण के समानुपाती, सांद्रण को सी से डिनोट चला करते हैं। अब ध्यान दिएगा, एक और फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है, पाई समानुपाती 1/v होता है, इसका बहुत बड़ा आगे रोल है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आगे क्या है वो समझ लीजिए। आगे कहता है, ध्यान दिएगा, इस समानुपाती के चिन्ह जब हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा आर, आर एक गैस कांस्टेंट है तो पाई भी बराबर आर हो जाएगा, पाई भी बराबर आर चला हो जाएगा, आर एक गैस कांस्टेंट है। आगे कहता है क्या वो समझ लीजिए, स्थिर ताप पर तनु विलयन का प्रासरणी दाब उसके आयतन के गुणनफल का स्थिरांक होता है, आयतन के गुणनफल का स्थिरांक, आयतन के गुणनफल का स्थिरांक, आयतन के गुणनफल का स्थिरांक होता है। क्या कहता, स्थिर ताप पर चला, कौन ताप पर, स्थिर ताप पर। ध्यान दीजिएगा, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का जो प्रासरणी दाब है चला वो आयतन के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। चलो अब ध्यान देना है, दूसरा नियम चार्ल्स के नियम, तो चलेगा यानी सांद्रण स्थिर होगा। कहता है स्थिर सांद्रण पर विलयन का जो प्रासरणी दाब है, अशुद्धियां बहुत है प्रासरणी दाब, ये सब थोड़ा सा इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। चलिए अब यहां पे ध्यान देगा, कहता है चार्ल्स वांट्स का नियम क्या कहता है, स्थिर सांद्रण पर विलयन का प्रासरणी जो दाब होगा वो सीधा समानुपाती होता है। प्रासरणी दाब जो है परम ताप का सीधा मतलब पाई समानुपाती, टी समानुपाती के चिन्ह हटेगा, एक आर लगेगा, आर एक गैस कांस्टेंट है चला, कौन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है। तीसरा नियम कथी है, एवोगाड्रो का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट। एवोगाड्रो का नियम ध्यान दे, पहले तो ये पॉइंट याद रखिएगा 6.22
गुने 10⁻⁻23 ये होता है एवोगाड्रो नंबर। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए हम इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या ध्यान देना है, आगे कहता है क्या वो समझ लीजिए। तीसरा नियम एवोगाड्रो वान हॉफ का नियम कहता है विभिन्न पदार्थों के समआण्विक मात्रा, कौन आणविक, समआण्विक मात्रा, कौन आणविक, समआण्विक मात्रा जब विलयन के समान आयतन में घोली जाती है, समान आयतन में घोली जाती है, तो ताप के कथी समान स्थिति में उन विलयनों के प्रासरणीय दाब समान होते हैं, उन विलयनों के प्रासरणीय दाब समान होते हैं। पहला और दूसरा नियम के संयोग से तीसरा नियम बनता है। पहला नियम और दूसरा नियम दोनों के जोड़ दीजिए, तीसरा नियम बाबू बन जाएगा। चलिए अब ध्यान दे, पाई हमने पहले बोला था कि ये इंपोर्टेंट फार्मूला है। ये क्या फार्मूला, इंपोर्टेंट फार्मूला, मैंने पहले ही बोला था। इस चीज को यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया था कि ये क्वेश्चन मतलब सॉरी एक मिनट, हमने पहले ही इसको मेंशन कर दिया था कि ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पाई समानुपाती 1/v और पाई समानुपाती t दोनों को ऐड कर देंगे तो पाई समानुपाती t/v, समानुपाती के चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट लगेगा, यहाँ पे k लग गया, k r के बराबर है, ये बात को भी ध्यान में रखना है। ये बटा में है तो गुना में चल रहा है, पाई भी बराबर kt, तो ये बात को ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, हम पहले बोले कि r k के बराबर होता है, k एक गैस स्थिरांक है, स्थिरांक है, बिलियन, इसे ध्यान देगा, k को बिलियन स्थिरांक भी कहते हैं। पाई भी बराबर RT कहता है आगे, यदि विलेय का n अणु भी आयतन में हो तो पाई भी बराबर nRT। बहुत इंपोर्टेंट चला, भर के क्वेश्चन पूछता है। आदर्श गैस का समीकरण पाई भी बराबर nRT, पाई भी बराबर nRT, पाई भी बराबर nRT, पाई भी बराबर nRT। अब ध्यान दिएगा, इस समझिए ये पूरा हॉट जोन है, पाई भी बराबर CRT भी होता है। कहिएगा एगो nRT एगो CRT पढ़ा रहा है, कैसे कैसे पढ़ा रहे, तो इसको भी ध्यान रखना है। इस पर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। आगे पाई समानुपाती एगो और होता है, पाई बराबर HGD। अब क्या क्या है वो समझ लीजिए आगे। यहाँ पे पाई जो है प्रासरणीय दाब है, प्रासरण दाब, H जो है विलयन के स्तर में परिवर्तन, N जो है ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 होता है, D जो है विलयन का घनत्व है, पाई भी बराबर nRT आदर्श गैस का समीकरण है। अब N बराबर क्या होता है, गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास यानी पाई भी बराबर W बटा mRT। अब यहाँ पे m का मान निकालना है, चला m के मान निकालना है, तो यहाँ पे m बराबर WRT बटा पाई भी होता है। m क्या है, विलेय का आणविक द्रव्य मान है, विलेय के आणविक द्रव्य मान है। तो ये बात आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। इसी तरह आप प्यार हमेशा बनाए रखें, धन्यवाद।